हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें हम लाइन वाइज लाइन लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 to 4 जो कि आपके पार्ट फर्स्ट में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। तो देखते हैं इसमें। देखो, यूनियन ऑफ ए स्टेट, आर्टिकल जो फर्स्ट है आपका, अनुच्छेद फर्स्ट जो है, वो डिस्क्राइब करता है कि इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि डेट इज़ भारत भारत है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी कि ये एक स्टेट्स का यूनियन है, ये एक फेडरेशन नहीं है स्टेट्स का, मतलब कुल मिला के, यानी कि स्टेट से मिलके एक यूनियन बना है। ठीक, यानी कि ये संघ, मतलब एक फेडरेशन नहीं बना है स्टेट का। और ये जो प्रोविज़न है, ये डील करता है दो चीज़ों से, एक नाम, एक तो नेम ऑफ द कंट्री, एंड दूसरा क्या है कि किस तरीके की पॉलिटी रहेगी। इसके अंदर कोई भी यूनानिमिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। कुछ मेंबर सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रेडिशनल नाम भारत रहना चाहिए, और दूसरे लोग कुछ एडवोकेट करते थे कि मॉडर्न नेम इंडिया रहना चाहिए। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अडॉप्ट करा एक मिक्स, इंडिया डेट इज़ भारत। ठीक, यानी कि लोग सहमत नहीं हो रहे थे एक नाम पे, तो फिर ये चीज़ करनी पड़ी। सेकंड, कि जो कंट्री है वो डिस्क्राइब करती है अपने आप को एज ए यूनियन, ऑल्थो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में एक फेडरल एक स्ट्रक्चर भी है कि हाँ, डिवाइडेशन है, यानी कि संघवाद का ढांचा भी है, लेकिन वो एक अपने आप को एज अ यूनियन डिस्क्राइब करती है, ना कि एक एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वाला चीज़ है कि यूनियन के हाथ में पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, फिर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो क्या कहते हैं, वो ये फ्रेज यूज़ करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट प्रिफर्ड करा जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर। उसके दो कारण हैं। पहला, कि जो इंडियन फेडरेशन है वो रिजल्ट नहीं है किसी भी एक एग्रीमेंट का स्टेट्स के बीच में, जैसे कि एक अमेरिकन फेडरेशन में आपको देखने को मिल जाता है, मतलब देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ठीक, दूसरा कारण ये है कि जो स्टेट्स हैं उन के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने फेडरेशन से अलग हो सकें। ठीक, वो अलग हो सकते हैं। तो इसलिए जो फेडरेशन है ना, वो एक यूनियन है, बिकॉज ये एक इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जो कंट्री है एक इंटेग्रल है, होल, और वो डिवाइडेड है डिफरेंट स्टेट में, ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग जो टेरिटरी है इंडिया की, वो क्लासीफाई करी जा सकती है 3 कैटेगरीज में। एक तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और कोई भी टेरिटरी जो कि एक्वायर करी जा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी समय पे। जो नेम है और जो स्टेट है यूनियन टेरिटरी के, वो एंड जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। और एट प्रेजेंट 28 स्टेट, यानी कि अभी तो ये चेंज हो गया है जिस टाइम की ये बुक है, अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टेनिंग टू द स्टेट्स, वो एप्लीकेबल है हर एक स्टेट्स पे, हर एक सेम मैनर में। हाउएवर जो कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं कुछ स्टेट्स को पार्ट 21 में, जो कि एप्लीकेबल है, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे, गुजरात पे, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, जो कि ओवरराइड कर देते हैं कुछ जनरल प्रोविजंस जो कि कुछ स्टेट्स को मिले हुए थे। मतलब थोड़ा सा एक हल्का सा एक बेनिफिट मिल जाता है कुछ स्टेट को जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कुछ भी ऐसा। ठीक, हालांकि जो 5th and 6th शेड्यूल्स हैं वो भी कंटेन करता है सेपरेट प्रोविजंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं शेड्यूल एरियाज़ के एंड ट्राइबल एरियाज़ के स्टेट्स के अंडर में। नोटेबली जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से, बिकॉज जो कुछ बाद में इंक्लूड करेगा स्टेट्स, जिस टाइम पे फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज, एंड टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक वाइडर एक्सप्रेशन लेके चलता है, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करता है अपने अंदर में जो बाद में, जस्ट लाइक जैसे यूनियन टेरिटरीज आई, या कोई भी टेरिटरी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर करी जाए किसी भी एक फ्यूचर में। ठीक, तो इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है। और जो स्टेट हैं वो मेंबर हैं बाई फेडरल स्टेट के, और एक शेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर के साथ में। जो यूनियन टेरिटरीज हैं एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं दूसरी तरफ, वो भी डायरेक्टली एडमिनिस्टर करी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हम एक सोवरेन स्टेट होते हुए तो इंडिया ने क्या करा, एक्वायर करा फॉरेन टेरिटरीज को अकॉर्डिंग टू द मोड्स जो भी रिकॉग्नाइज करेगा इंटरनेशनल लॉ के द्वारा, जस्ट लाइक ससेशन करके, चाहे हमने
ट्रीटी करा, परचेज करा, गिफ्ट करा, लीज करा या प्लेबिसाइड करा, ऑक्यूपेशन करा, ठीक, कॉन्क्वेस्ट करा, सब्जुगेशन करा, जैसे कि इंडियन एक्वायर करे काफ़ी फॉरेन टेरिटरीज जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ठीक। जिस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना रहे थे ये, और जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी हो गया था, और जो एक्विजिशन था इन टेरिटरीज का वो डिस्कस करा गया, बाद में हम इन चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। आर्टिकल 2 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में और इस्टेब्लिश कर सकता है एक न्यू स्टेट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कि फिट बैठती हैं। जैसे लाइक आर्टिकल 2 ग्रांट करता है दो तरीके की पावर, कि वो उसके पास पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में कोई एक नया स्टेट ला सकता है, दूसरा कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है एक न्यू स्टेट को। इसका मतलब क्या है कि जो एडमिशन ऑफ स्टेट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और सेकंड का मतलब क्या है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है पहले, यानी कि एक ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्टेंस में तो उसको एडमिट कर सकता है, और दूसरा कि एग्जिस्टेंस में कोई स्टेट है नहीं तो वो नया बना सकता है। जो आर्टिकल 2 है वो रिलेट करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड न्यू स्टेट जो कि पार्ट नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया के। और आर्टिकल 3 जो है दूसरी तरफ क्या बोलता है, वो रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि कोई एक ऑलरेडी स्टेट है जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश है, तो उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए वो आर्टिकल 3 अलाउ करता है। दूसरे शब्दों में आर्टिकल 3 जो वो डील करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट जो होता है टेरिटरीज का। मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे उत्तर प्रदेश को साइड करके वो मतलब उसको कोई और अलग स्टेट बना दें या उसकी बाउंड्री छोटी कर दें, ठीक, तो उस तरीके से रीएडजस्टमेंट हो सकता है आर्टिकल 3 का यूज़ करके। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट को। आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो फॉर्म कर सकते हैं एक न्यू स्टेट, सेपरेट करके टेरिटरी को किसी भी स्टेट से, या यूनाइट करके दो राज्यों को या उससे ज़्यादा राज्य को, या किसी एक पार्ट को स्टेट के यूनाइट करके किसी एक अनदर टेरिटरी से दूसरे स्टेट की इंक्रीज कर सकती है, किसी भी एक स्टेट के एरिया को कम कर सकती है, किसी भी एक स्टेट के एरिया को ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज किसी भी एक स्टेट को ऑल्टर कर सकती है, नाम को स्टेट के, जैसे जैसा उड़ीसा था उड़ीसा था वो उड़ीसा हुआ। आर्टिकल 3 जो है कि वो बताता है दो कंडीशंस हैं इसके रिगार्ड में। एक पहली कि वो एक बिल आएगा जो कि अबव चेंजेस जो भी इंट्रोड्यूस होंगे इससे रिलेटेड पार्लियामेंट में एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। एंड सेकंड क्या है कि रिकमेंड करने से पहले बिल को जो प्रेसिडेंट है उसको रेफ़र करना है स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सप्रेस करने के लिए उसके व्यूज़ को, ठीक। सेकंड क्या है बेसिकली जो प्रेसिडेंट है मतलब सेकंड की ये जो बिल है ये रिकमेंड होने से पहले जो प्रेसिडेंट है वो रेफ़र करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, जो कि मतलब जस्ट लाइक बिफोर रिकमेंडिंग द बिल जो प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से पहले प्रेसिडेंट पूछेगा क्या वो इस पे अपने व्यूज़ देना चाहते हैं, मतलब क्या वो चाहते हैं सही में इस तरीके की चीज़ें कि नहीं चाहते हैं। बाद में क्या होता है कि जो पावर है पार्लियामेंट की वो फॉर्म करती है एक न्यू स्टेट इंक्लूड्स, उसको पावर भी मिल जाती है पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो यूनाइट करके पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक। जो प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं होती है व्यूज से स्टेट लेजिस्लेचर की, वो चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। इवन अगर जो व्यूज़ हैं वो रिसीव नहीं होता है टाइमली तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक फ्रेश रेफरेंस देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को हर एवरी टाइम जिस टाइम पे अमेंडमेंट होगा बिल में जो कि मूव एंड एक्सेप्ट करा जाएगा पार्लियामेंट में। और इफ़ अगर कोई भी एक यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बिल है उसके लिए कोई भी रेफरेंस ज़रूरी नहीं होता है कंसर्न लेजिस्लेचर से, और उसके व्यूज़ भी पार्लियामेंट अपने आप ही एक्शन ले सकती है जो भी उसको सही लगता हो उसके रिगार्डिंग में, ठीक। इट इज़ थस क्लियर डेट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो फॉर्म कर सकता है न्यू स्टेट, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री नेम, ऑल्टर कर सकता है एरियाज बाउंड्रीज और नेम एग्जिस्टिंग स्टेट का बिना किसी कंसेंट के। दूसरे शब्दों में जो पार्लियामेंट है वो विड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप इंडिया का अकॉर्डिंग टू इट्स विल, यानी कि जो भी उसकी इच्छा अनुसार। और टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है किसी भी स्टेट का वो गारंटी इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। वो गारंटी नहीं करा जाता। अभी कल कोई ये बोले कि भाई उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की यही बाउंड्री रहेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी नहीं करता है, वो तो पार्लियामेंट के ऊपर है, ठीक। इंडिया
इसीलिए जो इंडिया है वो राइटली डिस्क्राइब करा जाता है कि वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, यानी कि यूनियन को तो डिस्ट्रक्ट नहीं करा जा सकता लेकिन स्टेट को डिस्ट्रक्ट करा जा सकता है। तो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टेट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता यूनियन को, ये ध्यान रखना। यूएसए में दूसरी तरफ क्या होता है ऑन दी अदर हैंड, कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस में रहेगी स्टेट की, और वो गारंटी करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन से कि आप उसको ऑल्टर वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकती है न्यू स्टेट और ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज एग्जिस्टिंग स्टेट की बिना कंसेंट के, स्टेट कंसेंट की। और इसी वजह से जो यूएस है वो डिस्क्राइब करा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि आप वहाँ की स्टेट्स को भी नहीं भंग कर सकते हो, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक, ओके। मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 4 जो है वो सेल्फ डिक्लेयर करता है कि जो लॉज है जो कि मेड करे जाते हैं एडमिशन से रिलेटेड, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड न्यू स्टेट के अंडर आर्टिकल 2, और फॉर्मेशन जो करा जाता है न्यू स्टेट्स का, ऑल्टर करा जाता है एरियाज बाउंड्रीज का और नेम का एग्जिस्टिंग स्टेट्स का आर्टिकल 3 में, वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि ये अमेंडमेंट नहीं कहलाए जाते हैं आर्टिकल 368 के अंदर में। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉज हैं वो पास करे जाते हैं सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू। फिर आता है कि क्या जो पावर है पार्लियामेंट की वो डिमिनिश कर सकती है किसी एक एरिया को स्टेट के अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब कि वो डिमिनिश करके एरिया को किसी एक स्टेट के आर्टिकल 3 में वो उस टेरिटरी को किसी एक फॉरेन कंट्री को दे सकती है। तो ये जो क्वेश्चन था ये एग्जामिनेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने इन रेफरेंस, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा करा गया था 1960 में। जो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ये है कि टू सीड अ पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज बेरूबरी यूनियन, यानी कि वो जो आपको पता है ना जो वेस्ट बंगाल में जो बेरूबरी यूनियन था वो पाकिस्तान लेड पॉलिटिकल एगिटेशन एंड कंट्रोवर्सी देयर वर नेसेसिटेड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 does not cover secession of Indian territory to a foreign state. Hence, Indian territory can be seceded to a foreign state only by an amending the constitution under Article 368. Consequently, the ninth Constitutional Amendment Act 1969 was enacted to transfer the state territory to Pakistan। मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो आर्टिकल 3 में जो पार्लियामेंट को पावर मिली हुई है कि वो स्टेट को डिमिनिश कर सकती है, ठीक, और इफ़ अगर उसको वो फॉरेन टेरिटरी को देना हो या फॉरेन कंट्री को अगर वो पार्ट देना हो तो वो आर्टिकल 368 में एक अमेंडमेंट ही गिना जाएगा। और आपको पता है जो एक बांग्ला मतलब जो ये ईस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया था यानी कि उसको हमने कुछ टेरिटरी दी थी, छोटे मोटी जो चीज़ें थी, ठीक, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो कुछ टेरिटरीज थी छोटी मोटी वो दी गई थी 1960 में ताकि दोनों के बीच में आपसी सहमति हो सके। ठीक, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है 1969 में वो रूल करता है सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया एंड अनदर कंट्री में, वो रिक्वायर करता है। दूसरी तरफ क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट है 1969 में उसने रूल करा कि जो सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का इंडिया एंड अनदर कंट्री में does not require a constitutional amendment. It can be done by execution action as it does not involve secession of Indian territory to a foreign country। मतलब कुल मिला के ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में रूल करा कि जो सेटलमेंट है बाउंड्री का जो कि डिस्प्यूट होता है इंडिया एंड किसी अनदर कंट्री में उसमें कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू भी हो सकता है, उसमें कोई एक सेसेशन नहीं है इंडियन टेरिटरी का फॉरेन टेरिटरी में। ठीक, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विद बांग्लादेश, जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2015 में इनेक्ट करा गया है कुछ सर्टेन टेरिटरीज को बाय इंडिया एंड ट्रांसफर टू सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश इन परसुएंस ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब कुछ छोटी मोटी टेरिटरीज का ट्रांसफ़र करा गया बांग्लादेश को। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था क्योंकि 1960 में सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका था कि 368 में उसको गिना जाएगा जिस टाइम पे अगर आप कोई भी फॉरेन टेरिटरी दे रहे हैं तो। इस डील के अंदर में इंडिया ने ट्रांसफ़र करा 101 एनक्लेव बांग्लादेश को और बांग्लादेश से लिए और बांग्लादेश ने ट्रांसफ़र करे 51 एनक्लेव्स इंडिया को। ठीक, इन एडिशन ये जो डील थी वो इन्वॉल्व करती है ट्रांसफ़र कुछ एडवर्स पोजेशंस का, डिमार्केशन करती है 6.1 किलोमीटर का अंडर डिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच, और इन पर्पसेस के लिए
फॉर दीज थ्री पर्पसेस जो अमेंडमेंट मॉडिफाई करता है प्रोविज़न जो कि रिलेटेड थे टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट से, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा से फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो बैकग्राउंड था इस अमेंडमेंट का वो इस प्रकार है कि जो इंडियन जो बांग्लादेश थे उनकी कॉमन लैंड बाउंड्री है अप्रोक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर की। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री जो कि डिटरमाइन थी एज पर रेड क्लिफ अबॉर्ड्स 1947। डिस्प्यूट जो कि अराइज होता है कुछ सम प्रोविजंस रेड क्लिफ वाले अवार्ड से, मतलब वही रेड क्लिफ वाली जो चीज़ आई थी वो रिजॉल्व होता है थ्रू बैगी अवार्ड ऑफ 1950। अनदर अफर्ट लाया गया था सेटल का जो कि डिस्प्यूट मतलब नेहरू नून एग्रीमेंट के थ्रू 1958 में। हालांकि ये जो इशू था रिलेटिंग टू डिवीज़न ऑफ बैरोबरी यूनियन वो चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने टू कंप्लाई विद द ओपिनियन। फिर वही सुप्रीम कोर्ट आया, 9th अमेंडमेंट 1960 पास करा गया पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन कंटिन्यूस लिटिगेशंस होती गई और अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते गए। इस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था 9th अमेंडमेंट 1960 वो नोटिफाइड करा गया इन रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंटली बांग्लादेश, यानी कि कुछ टेरिटरी वगैरह भी दी गई थी एज सच थोड़ी बहुत उस टाइम पे। 16 मई 1974 में एग्रीमेंट होता है इंडिया एंड बांग्लादेश में जो कि कंसर्न करता है डिमार्केशन करता है लैंड बाउंड्री को रिलेटेड मैटर को, जो कि साइन करी जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में। एक सोल्यूशन लेकर आता है कॉम्प्लेक्स नेचर का। बॉर्डर डिमार्केशन से रिलेटेड जो था ये जो एग्रीमेंट था वो रेटिफाई नहीं करा जाता है। इंटर एरिया ट्रांसफ़र जो होता है टेरिटरीज वो रिक्वायर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें ही इसमें एक रिक्वायर होता है एक आइडेंटिफाई करना एक प्रिसाइज एरिया को ऑन ग्राउंड्स विच वुड बी ट्रांसफर्ड। जो इशू है वो डिमार्केशन से रिलेटेड अनडिमार्केटेड बाउंड्री का, वो टेरिटरीज का, एडवर्स पोजेशन का, एक्सचेंज एनक्लेव का वो आइडेंटिफाई करा जाता है एक प्रोटोकॉल साइन करके 6 सितंबर 2011 में, जो कि फॉर्म करता है एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का भारत एंड बांग्लादेश के बीच में। 1974 का जो प्रोटोकॉल जो प्रिपेयर होता है सपोर्ट में और कॉन्करेंस से कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के जो भी उस एरिया से रिलेटेड कंसर्न थे, असम, बांग्ला और त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, इवोल्यूशन होता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का। जिस टाइम पे भारत इंडिपेंडेंस होता है तो इंडियन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दो कैटेगरीज पॉलिटिकल यूनिट्स का, जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि अंडर होते हैं डायरेक्ट रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के, प्रिंसली स्टेट जो कि अंडर होते हैं रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि कुछ ब्रिटिश प्रोविंस जो कि डायरेक्टली रूल में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कुछ प्रिंसली स्टेट जो कि नेटिव प्रिंसेस के रूल में थे बट डायरेक्टली पैरामाउंटेसी में थे ब्रिटिश क्राउन के, यानी कि महारानी वगैरह के। फिर बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, वो क्रिएट करता है दो इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, और 3 ऑप्शन देता है प्रिंसली स्टेट को, या तो भारत को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहें। तो लगभग 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड जो होते हैं जोग्राफिकल बाउंड्रीज में भारत की, तो 549 ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया को। 3 जो रह जाते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं भारत को ज्वाइन करने से। और इस समय पे क्या होता है वो इंटीग्रेट मतलब बट कुछ कोर्स ऑफ एक्शन के बाद जो इंडिया के साथ हैदराबाद आ जाता है पुलिस एक्शन के कारण। जूनागढ़ में रेफरेंडम होता है और कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू आ जाता है भारत में। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है 4 फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन स्टेट्स एंड टेरिटरीज का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी करके। और देन मतलब 29 इस तरीके की नंबर होते हैं। जो पार्ट ए स्टेट हैं वो कंप्राइज करते हैं 9 अर्स्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो कि गवर्नर प्रोविंसेस थी वो पार्ट ए में आती है। पार्ट बी में भी 9 आते हैं जो कि प्रिंसली स्टेट होती हैं लेजिस्लेचर के साथ। पार्ट सी स्टेट्स वो होते हैं जो कि होते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया के। और जो पार्ट सी स्टेट्स होते हैं वो लगभग 10 हो जाते हैं लगभग, और वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उनको पार्ट डी में रखा जाता है। धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी आती है। जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट का पूरे बाकी भारत से, वो प्योरली एक एडहोक एग्रीमेंट होता है। एक डिमांड रखी जाती है अलग अलग स्टेट से आती है, अलग अलग रीजन से, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से, कि वो रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं स्टेट्स का लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और जून 1948 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो अपॉइंट करते लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके, एस के धर, जो कि एग्जामाइन करता है फिजिबिलिटी इस चीज़ की।
और जो कमीशन है वो सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट का दिसंबर 1948 में एंड रिकमेंड करता है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो ये एक रिसेंटमेंट क्रिएट कर देता है और इसकी वजह से एक अपॉइंटमेंट होता है अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी का कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में, और वो इट सेल्फ एग्जामाइन करता है सारे क्वेश्चंस को दोबारा से। ये कंसिस्ट होते हैं इसके अंदर में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, और जिसकी वजह से इसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है। ये सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट को अप्रैल 1949 में, और फॉर्मली ये रिजेक्ट कर देता है लैंग्वेज को एक एज अ बेस रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए स्टेट का। टेरिटरी ऑफ इंडिया 1950, ये वो स्टेट्स हैं जो कि डिवाइडेड थे, पार्ट ए में कौन से स्टेट, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में, जो कि आप देख भी सकते हैं, हालांकि अभी तो इतने ज़रूरी है नहीं। ओरिजिनल पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करते हैं स्टेट्स एंड टेरिटरीज से, कौन कौन से पार्ट हैं वो तो अपन देखेंगे, बट फिर भी चलो यहाँ पे है तो बता देते हैं। पार्ट 6 जो कि है डील करता है स्टेट जो कि पार्ट ए में थे, फर्स्ट शेड्यूल 152 से 237। पार्ट 7 स्टेट्स जो कि पार्ट बी में थे, फर्स्ट शेड्यूल के 238 आर्टिकल कवर करता है। पार्ट 8 जो पार्ट सी में थे, फर्स्ट शेड्यूल के 239 से 242। पार्ट 9 जो कि टेरिटरीज थी पार्ट डी में, जो कि आर्टिकल 243। हालांकि अब तो हम इनको अलग चेंज तरीके से पढ़ेंगे। हाउवर अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फोर्स करती है, वो क्रिएट करती है अपना फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसको आंध्र स्टेट के नाम से जाना जाता है। वो सेपरेट करती है तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास स्टेट से। और एक प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एगिटेशन होता है, क्योंकि डेथ हो जाती है पोट्टी श्री मल्लू की, जो कि एक कांग्रेस पर्सन थे, और ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे 56 दिन की, इनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए आंध्र स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाता है। फजल अली कमीशन आता है, तो जैसे क्रिएशन होता है आंध्र स्टेट का, वो एक इंटेंसिफाई कर देता है डिमांड को अदर रीजन से क्रिएट करने के लिए, कि जितने भी अभी स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हों, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है ये फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में, एक 3 मेंबर स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, जो कि री एग्जामाइन करता है पूरे क्वेश्चन को। इसने क्या करा, इसके 2 अदर मेंबर थे, के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू, ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को 1955 में सितंबर के अंदर, और ये ब्रॉडली एक्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लेकिन ये रिजेक्ट कर देते हैं थ्योरी कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट नहीं होना चाहिए। इनका ये जो व्यू था कि ये जो यूनिटी ऑफ इंडिया है वो भी रिगार्ड रहनी चाहिए, एक प्राइम कंसिडरेशन था इनका, ठीक। और ये आइडेंटिफाई करते हैं 4 मेजर फैक्टर्स जो कि ध्यान में रखे जा सकते हैं किसी भी एक रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए स्टेट को। पहला है कि प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए एक यूनिटी को और सिक्योरिटी को कंट्री की। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन होना चाहिए वेलफेयर का पीपल के हर एक स्टेट में और नेशन में खासकर। टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956 जो भी बनाई गई थी, बेसिकली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, मतलब बेसिकली ये लैंग्वेज के ऊपर ऐसा समझ लो। जो कमीशन था वो सजेस्ट करता है एबोलिशन फोर फोर्थ क्लासिफिकेशन जो स्टेट और टेरिटरीज का था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने क्रिएट करे थे 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है ये रिकमेंडेशन कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के थ्रू। और वाई द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 जो डिस्टिंक्शन था पार्ट बी स्टेट वो अलग कर दिया जाता है, एंड पार्ट सी स्टेट को एबोलिश कर दिया जाता है, और कुछ को मर्ज कर दिया जाता है कुछ दूसरे स्टेट के साथ, और कुछ को डेजिग्नेट कर दिया जाता है एज अ यूनियन टेरिटरी। और इसकी वजह से 14 स्टेट बनते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएट होते हैं 1 नवंबर 1956 को। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था वो इस्टेब्लिश करता है न्यू स्टेट केरला, वो मर्ज करके किसको, त्रावणकोर कोचीन स्टेट को मलाबार डिस्ट्रिक्ट के साथ मद्रास स्टेट के, एंड कासरकोड जो था साउथ कैनरा में दक्षिण कन्नड़ा में, इनको मर्ज करके केरला स्टेट हो गया। इसने मर्ज करा तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को हैदराबाद स्टेट के साथ, आंध्र स्टेट बनाया और क्रिएट करा आंध्र प्रदेश स्टेट। बाद में मध्य भारत जो स्टेट था उसको मर्ज करा विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट के साथ मध्य प्रदेश स्टेट बना। इसी की तरह सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट को एक साथ मिला के बॉम्बे स्टेट बना, कुर्ग स्टेट बना, मैसूर स्टेट बना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू बना, जो कि बाद में पंजाब स्टेट बना बाद में जाके। अजमेर स्टेट जो कि राजस्थान बना,
मोर ओवर क्रिएट करा न्यू यूनियन टेरिटरी, जैसे लक्षद्वीप, मनिकोय, अमनदीवी आइलैंड टेरिटरी डिटैच कर दी गई मद्रास स्टेट से। न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज क्रिएट हुई 1956 के बाद। लार्ज स्केल रिऑर्गेनाइजेशन होने के बाद स्टेट्स का 1956 में जो पॉलिटिकल मैप था इंडिया का वो काफ़ी कंटिन्यूस चेंज हो रहे थे, क्योंकि प्रेशर था पॉपुलर एगिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशंस का, तो डिमांड थी क्रिएशन की कुछ और स्टेट्स की भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी। इसकी वजह से बाइफर्केशन हुआ काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टिंग स्टेट्स का। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में जो बाइलिंगुअल स्टेट थे बॉम्बे, वो डिवाइड हुआ दो सेपरेट स्टेट में, महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए, गुजरात गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए। गुजरात जो कि इस्टेब्लिश हुआ एज अ 15th स्टेट इंडियन यूनियन का। दादर एंड नागर हवेली जो कि पोर्तुगीज रूल था ये इस टेरिटरी पे जब तक ये लिबरेट नहीं हुआ 1954 में। सब्सिक्वेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो करी हुआ 1961 में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो कि चूज़ करा गया था पीपल के द्वारा। इट वॉज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट करा गया यूनियन टेरिटरी में इंडिया के द्वारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1961 में। गोवा, दमन एंड दीव इंडिया ने एक्वायर करा इन तीन टेरिटरीज को पोर्टुगीज से पुलिस सेक्शन के थ्रू 1961 में, और ये कॉन्स्टिट्यूट करा गया एज ए यूनियन टेरिटरी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1962 में। बाद में 1987 में गोवा को एक स्टेटहुड दे दिया गया, स्टेट राज्य का दर्जा, और दमन एंड दीव एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पुडुचेरी जो कि जो टेरिटरी थी पुडुचेरी की वो कंप्राइज करती है फॉर्मर फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट, और इंडिया में इसको जाना जाता है पुडुचेरी के नाम से। कराईकल, माहे एंड यनम वो इसी के पार्ट हैं। जो फ्रेंच है वो हैंड ओवर कर देती है इस टेरिटरी को भारत को 1954 में, और बाद में इसको एडमिनिस्टर करा जाता है एज एक्वायर्ड टेरिटरी 1962 तक, और बाद में जाके 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके यूनियन टेरिटरी बन जाती है। नागालैंड जो कि 1963 में एक स्टेट ऑफ इंग्लैंड फॉर्म करा जाता है, नागा हिल्स एंड यूनसांग एरिया को लेकर स्टेट ऑफ असम से ये करा जाता है सेटिस्फाई करने के लिए मूवमेंट को जो हॉस्टाइल नागास का था। हाउएवर बिफोर गिविंग नागालैंड स्टेटस द 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, इसको रखा जाता है गवर्नर ऑफ असम के अंदर में 1961 तक, यानी कि जब तक इसको एक स्टेट का दर्जा नहीं था तब तक। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश 1966 में जो स्टेट ऑफ पंजाब था वो बाइफरकेट होता है और क्रिएट होता है हरियाणा। 17 स्टेट इंडियन यूनियन में यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ क्रिएट होती है। इसकी वजह से डिमांड होती है एक सेपरेट सिख होमलैंड की, पंजाबी सूबा की, और ये रेस करी जाती है आवाज़ अकाली दल के द्वारा अंडर लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, और रिकमेंडेशन पे शाह कमीशन के 1966 में जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक यूनिलिंगुअल स्टेट पंजाब, और हिंदी स्पीकिंग एरिया जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है किसमें, हरियाणा स्टेट में, और हिल एरिया जो कि मर्ज होता है एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के साथ, तो उसको हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है। 1971 में यूनियन टेरिटरी जो थी हिमाचल प्रदेश की वो एलिवेट हो जाता है, उसका स्टेटस स्टेट में 18th स्टेट बन जाता है ये हमारे भारत के यूनियन का। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय अगर देखा जाए तो 1972 में ये जो पॉलिटिकल मैप था नॉर्थ ईस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस में गया, तो दो यूनियन टेरिटरीज थी मणिपुर एंड त्रिपुरा, वो सभी स्टेट थे। मेघालय का उनको भी स्टेटहुड दिया जाता है, दो यूनियन टेरिटरीज। और जो थी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वो भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA में आती थी। बाद में इन सबको भी स्टेटहुड दिया गया, हालांकि जो नंबर ऑफ स्टेट थे इंडियन यूनियन में वो इंक्रीज हो गए थे, 21 हो गए थे। मणिपुर 19th बना था, त्रिपुरा 20th एंड मेघालय 21st स्टेट। इनिशियली 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर 1969 में उसने क्रिएट करा मेघालय एज एन ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम, असम के अंदर ही ये एक सब स्टेट बना था, और उनका खुद का एक लेजिस्लेचर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। हाउएवर ये जो था ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था एस्पिरेशन पीपल की मेघालय की, तो जो यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने भी फॉर्म करा अपने आप को असम से अलग होके। सिक्किम 1947 तक सिक्किम जो था वो एक इंडियन प्रिंसली स्टेट के द्वारा रूल करा जाता था चुग्याल के द्वारा। 1947 में जैसे ही ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म होती है तो सिक्किम एक प्रोटेक्टरेट बन जाता है इंडिया का, जहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एज्यूम करती है रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन सिक्किम की। 1974 में सिक्किम जो एक्सप्रेस करता है अपनी डिज़ायर कि वो एसोसिएशन करना चाहता है ग्रेटर एसोसिएशन इंडिया के साथ, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1974 में, और इनेक्ट कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ओके और ये अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करता है कि न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सिक्किम एक राज्य बन जाता है। और इस पर्पज से एक न्यू आर्टिकल आता है आर्टिकल 2A, और एक न्यू शेड्यूल 10 शेड्यूल जिसके अंदर कंटेनिंग थी
टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसोसिएशन जो कि इंसर्ट होंगे इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो एक्सपेरिमेंट था हालांकि ये ज़्यादा चला नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करा एस्पिरेशन लोगों की, तो फिर एक रेफरेंडम कराया गया 1975 में। उन्होंने वोट करा कि वो एबोलिशन चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन का, चुगियाल का, और सिक्किम जो है एक इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडिया का। कॉन्सिक्वेंटली 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1975 में, और सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया और ये 22वां राज्य बना। जो अमेंडमेंट था ये फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल जो था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने एक अलग एक आर्टिकल में इंट्रोड्यूस करा, आर्टिकल 371F, जो कि प्रोवाइड करता है सर्टेन स्पेशल प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सिक्किम के। और इसने रिपील करा आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को, जो कि ऐड करा गया था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में तीन स्टेट जो थे मिज़ोरम और 14th था अरुणाचल प्रदेश एंड 15th एंड 16th गोवा, ये आए एज अ 23rd 24th 24th स्टेट, 23 24 एंड 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। यूनियन टेरिटरी थी मिज़ोरम की, वो कन्वर्ट करती है पूरा स्टेट का एकदम स्टेटहुड, साइन करके एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट मिज़ोरम पीस अकॉर्ड 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच में होता है। और जो एक 2 डिकेड से ओल्ड इंसर्जेंसी चल रही थी वो भी ख़त्म होती है। अरुणाचल प्रदेश जो था वो भी एक यूनियन टेरिटरी था फिर 1972 से। तो जो स्टेट था गोवा का वो भी क्रिएट कर दिया जाता है सेपरेट करके टेरिटरी गोवा की यूनियन टेरिटरी से। गोवा, दमन एंड दीव पहले एक ही थे, तो अब ये अलग होके पूरा स्टेट बन गया था ये भी। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, वही 2000 में ये जो 3 न्यू स्टेट बनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये टेरिटरी से निकाल के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार की, यानी कि यही छत्तीसगढ़ कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से, और 26, 27 एंड 28th स्टेट बनते हैं ये इंडियन यूनियन के। और 2014 में एक न्यू स्टेट बनता है तेलंगाना, 29th स्टेट आता है ये एज ए इंडियन यूनियन में। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर आंध्र स्टेट एक्ट 1953 फॉर्म हुआ था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया का, जो कि आंध्र स्टेट था। बट यहीं से ही तेलुगु स्पीकिंग एरिया कुछ, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये बना क्यों था कि मद्रास में तमिलनाडु, मतलब जो तेलुगु पीपल स्पीकिंग लोग थे वो आंध्र में आ गए थे और तमिल वाले उधर चले गए थे। लेकिन क्या होता है, जो कुर्नूल थी वो कैपिटल थी आंध्र स्टेट की, और जो स्टेट हाई कोर्ट था वो उस समय पे था गुंटूर में। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जो कि मर्ज कर देता है तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को हैदराबाद स्टेट के साथ, और आंध्र स्टेट बन जाता है। ठीक, जो कैपिटल थी और वो शिफ्ट हो जाती है हैदराबाद में। लेकिन फिर दोबारा से एक डिमांड उठती है, आंध्र प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2014 में, और वो वाइफरकेट कर देता है आंध्र प्रदेश को 2 सेपरेट स्टेट में, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना को। तेलंगाना एक न्यू स्टेट बनता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उसके अलग हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2019 तक जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका एक स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के थ्रू। लेकिन 2019 में 2019 में स्पेशल स्टेटस को एबोलिश कर दिया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। और फिर बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ठीक है, मतलब स्टेट जो था वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आता है 2019 का, उसके थ्रू तो ये 2 यूनियन टेरिटरी बन जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की वो कंप्राइज करती है डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, जो कि चले जाते हैं लद्दाख को। और जो नंबर ऑफ स्टेट हैं यूनियन टेरिटरी है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। 14 स्टेट होते थे और 6 यूनियन टेरिटरी 1956 में, और आज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं, क्योंकि आपको पता है ना दमन एंड दीव और इन सबको एक कर दिया गया था, दादर एंड नगर हवेली को, तो इसलिए 9 की जगह 8 हो गए। चेंजेस ऑफ नेम, नाम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ये मुझे लग रहा है तो फिनिश हो गया चैप्टर आई थिंक। चेंजेस ऑफ नेम इज़ द लास्ट टॉपिक, ओके ठीक है। चेंजेस ऑफ नेम यानी कि जो नेम में चेंजेस करेगा कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, जस्ट लाइक यूनाइटेड प्रोविंस जो था यूपी, वो फर्स्ट स्टेट था जिसका वाज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ न्यू नेम, इसको रीनेम करा गया उत्तर प्रदेश में, पहले ही इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे।
1950 में चेंज हो गया। 1969 में मद्रास को रिनेम करा गया तमिलनाडु। सिमिलरली 1973 में मैसूर को रिनेम करा गया कर्नाटका में। सेम ईयर लक्षद्वीप, मणिको एंड अमनदीवी को रिनेम करा गया। लक्षद्वीप 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडेजिग्नेट करा गया एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 1991 में 2006 में उत्तरांचल को रिनेम करा गया उत्तराखंड में, और पुडुचेरी को रिनेम करा गया पुडुचेरी। 2011 में उड़ीसा को रिनेम करा गया उड़ीसा। ये टेरिटरी हैं इंडिया की 2019 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हैं, कितनी यूनिट है, ये तो आप लोगों को पता ही होगी, अब क्या ही बताऊँ मैं। लॉज जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए थे आर्टिकल 3 में, कैसे कैसे किसको कैसे सीट करा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको पता चल गया ना कौन कौन सा स्टेट था कौन सा नहीं, इतना नहीं पूछता है। ठीक, चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप से रिलेटेड। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।